तो आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम पहले ही एग्रीकल्चर इनकम का केसेज और थ्योरी का वीडियो बना चुके हैं एंड क्लबिंग ऑफ इनकम का थ्योरी एंड केसेज का वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक 3 से, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो इसका पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी इसका क्या है? टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी सेक्शन 3, टोटल इनकम ऑफ एसएससी सेक्शन 4 एंड 5, उसका इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9, इंसिडेंट ऑफ टैक्स वेरीज विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। तो पहले इसका थ्योरी देखेंगे, फिर इसका केस देखेंगे। तो पहले हम थ्योरी देख लें। तो अब ये समझते हैं हम ये हम चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, इस जो है चैप्टर के पढ़ने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। तो मेन ये है, देखिए, रेसिडेंसी एंड स्कोप ऑफ टोटल। तो मतलब इसका ये मतलब है जो किसको टैक्स लगेगा, किसको टैक्स नहीं लगेगा। तो जो इंडिया का जो मान लीजिए अमेरिका का जो रहने वाला है, उसको इंडिया में टैक्स थोड़े देना पड़ेगा। वो अमेरिका का अपना सिटीजन है तो अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा। तो रेजिडेंस हम मेन किस लिए देखते हैं, जो भाई आप सिटीजन कहाँ का हो, कहाँ को आप रहते हो, कहाँ से आप अर्निंग कर रहे हो। मतलब इनकम टैक्स में रेजिडेंस का ये मतलब नहीं आप सिर्फ रहते हो, कहाँ आप रहते हो, कहाँ से अर्निंग करते हो, वो हम देख लेंगे। कुछ कंडीशन है, उससे क्या होगा, उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम यही देखते हैं, जो मतलब टैक्स की आपकी क्या लाइबिलिटी होगी, किसका मतलब कोई भी पर्सन है उसका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये जो है कब पता चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस से। तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मतलब थ्योरेटिकल एग्जांपल में, मतलब थोड़ा समझते हैं लॉ के लैंग्वेज में। तो मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो या तो रेसिडेंस हो या ऑर्डनरी रेसिडेंस हो, मतलब रेसिडेंस एंड ऑर्डनरी रेसिडेंस, मतलब इंडिया में वो रहने वाला हो, मतलब इंडिया में वो अच्छे से रहे। रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डनरी, जैसे हमारे मतलब NIR होते हैं, ऐसे कई सारे हो जिसको मान लीजिए जॉब मतलब फॉरेन में ही लग गया, तो वो इंडिया आते हैं, फिर फॉरेन में जॉब करने चले जाते हैं, फिर कुछ दिन के लिए इंडिया आते हैं, फिर जो है कुछ दिन के लिए मतलब फॉरेन जॉब करने चले जाते हैं। और मान लीजिए कुछ वहाँ मैरिज भी, शादी भी कर लेते हैं। तो मतलब रेसिडेंस तो है बट जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं है, मतलब वो आता है चला आता है। देखिए कुछ कंडीशन है, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कौन रेजिडेंस है ही नहीं। कोई मान लीजिए अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, तो वो इंडिया का तो है ही नहीं रेजिडेंस, तो उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद कोई कंपनी होती है या कोई फर्म है, तो उसका क्या मतलब स्टेटस होगा रेसिडेंस का। तो आई होप मतलब क्या क्या आप पढ़ना है ये आपको दिमाग में आ गया होगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो किसी पर्सन का होगा, इंडिविजुअल का होगा, वो मतलब क्या होगा। ये जो है सेक्शन 6 में दिया गया है। अब जो है सेक्शन 6 का देखते हैं 1, वो जो है जो भी रेसिडेंस है उसके लिए कुछ वो दिया गया है, जो ये जो पब्लिक ये जो इतना ये अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको रेसिडेंस लेंगे मान। तो क्या क्या है उसमें सेक्शन 6(1) में, सबसे पहले आप जो इंडिया में जो आपका प्रीवियस है, जैसे ये 2023 है, तो 2022 में अगर आप 182 दिन से इंडिया में रहे हो तब आपको रेजिडेंस मान लिया जाएगा, ये ठीक है। या और मतलब या ये होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए, स्टे इन इंडिया मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 दिन से आ रहे हो, या आप जो है या स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग फोर मतलब यस प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 365 दिन से ज़्यादा मतलब इंडिया में रहे हो, मतलब 4 साल में। अब देखिए इसी एग्जांपल से समझते हैं, हम समझ रहे हैं, आप लोगों को सही से समझ नहीं आया होगा। मान लीजिए कोई पब्लिक है, वो जो है 365 डेज में मतलब 220 दिन इंडिया में रह गया, तो उसे मान लेंगे भाई रेजिडेंस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई मतलब पब्लिक है, वो 100 दिन जो है इंडिया में रहा, मतलब प्रीवियस ईयर 2022 में,
तो इसमें तो भाई दिक्कत हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल किया किया नहीं, 182 डे से कम इंडिया में रहा है। तो अब हम सेकेंड कंडीशन पे, क्योंकि और है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये। तो पहला तो नहीं फुलफिल हुआ, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हम क्या पढ़े थे, प्रीवियस ईयर में 60 दिन से रहना चाहिए, तो 100 दिन से ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए 100 दिन जो है 4 साल तक रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 साल तक 365 मतलब 365 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो 100 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 4 साल में कितना हो गया, 400 हो गया। तो ये 365 से ज़्यादा है। तो मान लीजिए पहला कंडीशन तो नहीं फुल किया, 182 दिन से कम है, बट 60 सेकेंड कंडीशन 60 डेज से ज़्यादा है, और जो है 4 साल तक जो है, 4 साल में अगर जो है तो 365 ज़्यादा है, मतलब 100 मतलब डेज जो है 4 साल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऐसे जो है इंडिविजुअल को क्या मान लेंगे, रेसिडेंस मान लेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। मतलब एक तो अब इंडिया का हो ही रेसिडेंस, एक नॉट ऑर्डिनरी, मतलब आते हो जाते हो। तो ये तो दो कंडीशन होगा ही। जैसे मान हमारे NRI जी हैं, उनको इंडिया से बहुत प्यार होता है, तो उनके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन दे दिया गया है। जो मतलब एक तो रेजिडेंस होगा ही, जो 182 दिन और 60 दिन और 365 दिन जहाँ वाले बताए थे, दोनों कंडीशन। उसके बाद उसमें मतलब इसके लिए एडिशनल कंडीशन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस के लिए दे दिया गया है, मतलब कभी कभी जो इंडिया आते हैं उसके लिए ये मतलब दिया गया है, जो वो मतलब 10 साल में जो है 9 बार इंडिया आए हैं, मतलब 10 साल में 9 बार इंडिया है। और जो है 7 ईयर्स में जो है वो जो है 790 मतलब 729 डेज से जो है ज़्यादा मतलब इंडिया में रहे हैं, तब उन्हें मान लिया जाएगा वो जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। अब हम लोग समझ रहे हैं, आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो हम इसको जो है अब जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, मान लीजिए जैसे हम वही किसी NRI का एग्जाम्पल ले लें। NRI जो है मान लीजिए 10 साल में वो 9 साल मतलब 10 ईयर्स आउट ऑफ 9 ईयर्स वो इंडिया में है, ये ठीक है। और हर ईयर जो है 100 दिन के लिए रहा, 100 दिन के लिए रहा, तो 7 साल में कितना रहा, 100 मतलब 700 मतलब 700 रहा। ये जो क्या 729 से मतलब नीचे है, 729 से नीचे है, तो मतलब इस प्रकार के इंडिया को वाले को क्या मान लेंगे, ये जो रेसिडेंस है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। मतलब ये रेसिडेंस जो है बट कभी कभी आता है, मतलब उसको नॉट ऑर्डिनरी में मान लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई पब्लिक है, वो 150 दिन इंडिया में मतलब 150 दिन हर साल आता है, तो मान लीजिए 150 साल आता है और 10 साल में 9 बार आया, तो 150 गुने 7 कर दे तो कितना हो जाता है, 1050 हो जाता है। तो ये 729 से क्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार के पब्लिक को मान लेंगे रेसिडेंस है और ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, मतलब रेजिडेंस भी है और ये ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा रेसिडेंस एंड मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। क्या एग्जाम्पल दिए थे, अगर 100 दिन रह रहा है तो 7 ईयर्स में क्या हुआ, 729 से ज़्यादा है, तो रेसिडेंस तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, मतलब वो कभी कभी आता है। लेकिन मान लीजिए 150 डेज जो सब बार इंडिया में है 7 ईयर्स तक, तो वो तो रेसिडेंस तो हो ही गया, क्योंकि जो है 365 दिन है 4 साल। लेकिन मतलब एडिशनल कंडीशन अगर देखें 7 ईयर्स में, तो 150 गुने 7 कितना होता है, 1050, मतलब वो 729 से ज़्यादा में, तो रेसिडेंस है, ऑर्डिनरली है, मतलब वो इंडिया में अच्छे से रह रहा है। आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं कुछ समझ में आया होगा तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे देते हैं। कोई भी आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन या LLM एग्जामिनेशन, चाहे CUET PG हो, चाहे जो क्लैट का PG हो, चाहे आप लोग जुडिशरी का प्रिपरेशन करते हो, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए नंबर 7291899249। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट हो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या LLM के अकॉर्डिंग या जुडिशरी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप हमको पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग जो रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस इतना तो समझ गए हैं। अब जो है कोई मान लीजिए HOF है, तो HOF का रेजिडेंस स्टेटस कैसे देखेंगे, तो उसमें एक चीज़ हम मेन देखेंगे, ये जो 6.2 में दिया हुआ उसका HOF का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, मतलब उसका हेड और ब्रेन जो है कहाँ से हो रहा है।
जो HOF है उसका हेड ऑन पेन, ये केस से आपको क्लियर हो जाएगा। और तो HOF के केस में क्या देखेंगे, उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इस जो है HOF का, वो कहाँ से हो रहा है। जैसे समझिए वो HOF है, और जैसे शिलोंग वाला केस भी है, HOF है उसका मान लीजिए मतलब वो जो वो उसका चलाने वाला करता है वो इंडिया का है। और जो HOF मान लीजिए बिजनेस जो है मतलब हर जगह श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल हर जगह कर रही है, लेकिन उसका चला कहाँ से HOF रहा है, मुंबई से या दिल्ली से, तो उसको इंडिया का मान लिया जाएगा और टैक्स उसको इंडिया में देना होगा। कंपनी हो गया या फर्म हो गया, AOP हो गया, या इसका भी वही होता है, इसका उस कंपनी का हेड एंड ब्रेन मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, उसका मान लीजिए मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन वो मान लीजिए कंपनी है वो जो बिजनेस बहुत जगह कर, जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टाटा है मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसका काम तो बहुत जगह चला है, लेकिन उसका हेड और ब्रेन हमारे मुकेश अंबानी साहब, जो हमारे रतन टाटा साहब कहाँ के हैं, इंडिया में, इंडिया से चलाते हैं। तो वो कंपनी का वो क्या मान जाएगा, वो इंडियन कंपनी है और उससे जो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अब हम लोग अंतिम में देख लेते हैं मतलब सेक्शन 9 में ये है जो इनकम ड्यू टू एक्रू और एराइज, मतलब एराइज ऑन इंडिया, मतलब वैसा इनकम पे भी आपको टैक्स देना। एग्जांपल से समझ, जैसे मान लीजिए कोई IFS ऑफिसर हुआ, उसका जॉब कहाँ होता है, फॉरेन में होता है, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, इंडियन सिटीजन हो और तुम्हें टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। या मान लीजिए मतलब जैसे हम आपको बताए थे, कोई मतलब इंडियन मतलब इंडियन मतलब पीपुल है और वो जाके फॉरेन में जॉब कर रहा है, वहाँ सैलरी पा रहा है, मतलब सैलरी कुछ अर्न कर रहा है, बट वो इंडिया में रहने वाला है, मतलब इंडिया का रहने वाला है, तो ये नहीं बोलेगा भाई हम फॉरेन का में कमा रहे हैं तो हम टैक्स नहीं देंगे, नहीं, आप जो इंडिया के रेजिडेंस हो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को जो है इसका जो है कंसेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो ही गया होगा और अच्छे से हो गया होगा। और कहीं कुछ डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जो 7291899249 है उस पर टेस्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को के लिए सारा वीडियो हेल्पफुल हो, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।